तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम भजनलाल शर्मा का जन दरबार लगा है। आपको बता दें कि ओटीएस में सीएम भजनलाल ने जनता दरबार लगाया है और आम जनता से मुलाकात सीएम भजनलाल कर रहे हैं। कई संगठनों समाज के पदाधिकारी सीएमआर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति ने ज्ञापन सौंपा है। बिजली कनेक्शन पर हाईकोर्ट की रोक हटाने की मांग की गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा का ये जन दरबार है जहां पर लोग पहुंच रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सीएम को अवगत कराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो ज्ञापन लेकर के भी पहुंचे जो कि सौंपते हुए दिख रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, लगातार ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा अब जन दरबार लगाते हुए दिखे हैं। लोग पहुंच रहे बड़ी संख्या में, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे, अपनी समस्याएं बताते हुए दिख रहे हैं। अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आयुषी, देखिए, प्रदेश भर के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री की जो जन सुनवाई कार्यक्रम है इसमें यहां पर आए हैं। लोगों का आने का सिलसिला जारी है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं ओटीएस स्थित अस्थायी सीएम आवास है, यहाँ पर है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाजों के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से 1 to 1 यहाँ पर चर्चा कर जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनके सुझाव हैं, जो उनकी पीड़ा है, उससे वो अवगत करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर सहजता से यहाँ पर जन दरबार कहा जा सकता है कि वो लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हर एक जो फरियादी है उसकी यहाँ पर जो पीड़ा है वो यहाँ पर सुनने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ में उसका समाधान। देखिए, पूरे प्रदेश भर से जब ऐसे लोग आते हैं जो पीड़ित है, जिनकी जो सुनवाई यहाँ पर होती है, उनकी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से अवगत करवाते हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कोशिश ये रहती है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका 100% समाधान हो। और मुख्यमंत्री भी विगत दिनों में कहते हुए सुने गए हैं यहाँ पर कि जब यहां पर ही अगर किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं होगा तो आखिर वो व्यक्ति जाएगा कहां पर। ऐसे में यहां पर देख सकते हैं, यहां पर विभिन्न यहाँ पर जो लोग यहां पर आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश। आप कहां से आए हैं, किस समस्या को आप यहां पर लेकर आए हैं मुख्यमंत्री जी के सामने? गंगानगर से आए हम लोग और व्यक्तिगत कार्य है उसकी सुनवाई के लिए आए। हाँ जी, गंगानगर से आए हैं। गंगानगर में चिकित्सा विभाग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर करीब 38 लाख रुपए का घोटाला किया है डॉक्टर अजय कुमार द्वारा। उसकी जांच रिपोर्टों में उसे दोषी माना गया है। डिपार्टमेंट ने पुलिस इंक्वायरी के लिए आयुषी, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके की चाहे भ्रष्टाचार की यहाँ पर बात हो, कार्य में यहाँ पर देरी हो, लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं हो, तमाम तरीके की जो शिकायतें हैं उनको लेकर यहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उनकी यहाँ पर सुनवाई होती है। अभी हमने अक्सर यहाँ पर देखा है कि इस तरीके के मामलों में खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर एक्शन यहाँ पर लेते हुए दिखे हैं। जो लगातार जिस तरीके से जो कहा जा सकता है कि जो सीएमओ की टीम है ऐसे मामलों के ऊपर सख्त यहाँ पर एक्शन यहाँ पर लेती हुई नजर आती है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार हम देखते रहते हैं रोशन, जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और सभी से सीएम भजनलाल शर्मा मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, समस्याओं को भी सुनते हैं और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी देते हैं अपने अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को सुलझाया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह उदयपुर में 2500 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर के डबोक के पास में होगा, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, कैलाश चौधरी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी मौजूद रहेंगी। करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और उदयपुर के एयरपोर्ट से सर पद्मत सिंधानिया विश्वविद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद रूपी मैदान से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उदयपुर आएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको देना है। उदयपुर को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। उनके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा भी आपको दिखेंगे। तो सीएम भजनलाल शर्मा और नितिन गडकरी आज लेक सिटी आएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको देना है। 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। उदयपुर को ये बड़ी सौगात आज मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कमलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, आज उदयपुर को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है, कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है नितिन गडकरी का और सीएम भजनलाल शर्मा का, और मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम वो भी बताइए।
जी देखिए, बिल्कुल ये उदयपुर के लिए बहुत बड़ी सौगात का आज होने वाली है कि ऐसे में जो है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर दौरे पर है और यहाँ पर जबोग स्थित रिसोर्ट में वो पर 2500 करोड़ रुपए से भी अधिक 17 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जो मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री हो 12:30 बजे उदयपुर डबोक स्थित एक रिसोर्ट में आएंगे। वहां पर सड़क लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो 2500 करोड़ से भी अधिक के निवेश से 17 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वह बटेवर स्थित एक सर पदम पद सिंघानिया यूनिवर्सिटी में आयोजित आम सभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल कमलेश, क्योंकि आज का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है नितिन गडकरी का। इससे पहले भी कई वादे बीजेपी ने किए थे चुनाव से पहले, अब वही देखने को मिल रहा है कि जो वादे किए गए थे विकास को लेकर के वो अब पूरे होते हुए दिखेंगे। जी देखिए, बिल्कुल ये जो वादे जो किए गए अब वो सारे वादे पूरे होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात है। ऐसे में जो कई समय से जो ये चला था कि 2500 करोड़ से भी अधिक 17 सड़क परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। ऐसे में आज यहाँ पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश के कई मंत्री और विधायक और सांसद यहाँ मौजूद रहेंगे। जी ठीक है कमलेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना जारी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते नियुक्ति अटकी थी और सरकार से जल्द नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर धरना देकर के नियुक्ति की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि यथास्थिति बहाल कर नियुक्ति देने की मांग हो रही है। तो सरकार से जल्द नियुक्ति देने की मांग की जा रही है और अभ्यर्थियों का धरना भी देखने को मिल रहा है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना जारी है। यथास्थिति बहाल कर नियुक्ति देने की मांग की जा रही है। तो सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति दे, इसी की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों का धरना देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी वो आपको नजर आ रहे हैं। आचार संहिता के चलते ये जो नियुक्ति थी वो अटकी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। लवली, हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभ्यर्थी एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। धरना इनका जारी है। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? इनसे आपकी बातचीत हो पाई हो? क्या कहना है इन लोगों का? देखिए, ये लोग अभी धरना जो है वो लगातार दे रहे हैं। पिछले 12 दिनों से ये धरना यहाँ पर लगातार जारी है और धरने के दौरान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके, अनशन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इनकी कोशिश यही है कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे, इनकी आवाज पहुंचे, ताकि इनकी जो मांग है वो लोकसभा चुनाव से पहले ही जो है वो पूरी की जा सके। इन तमाम मांगों को लेकर के, इन मसलों को लेकर के यहाँ पर जो है ये धरना जो है वो लगातार जारी है। धरने के दौरान अभी फिलहाल कोई समझाइश किसी भी प्रकार से नहीं की गई है। प्रशासन जो है वो अनुमति नहीं होने की बात कह रहा है। अब धरने की अनुमति समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे में इस धरने को भी कभी भी हटाया भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चयन बोर्ड है वो अपने काम में लगा हुआ है। चयन बोर्ड की तरफ से कोई स्पष्टीकरण अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव से पूर्व इनकी नियुक्ति के आदेश जो अटके हुए हैं, जो कोर्ट में मसले नहीं है, उनके नियुक्तियों के आदेश, चाहे वो 3rd ग्रेड का मसला हो, चाहे वो अन्य विषयों का मसला हो, उन विषयों को लेकर के मंथन लगातार चल रहा है। चाहे वो 2nd ग्रेड का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर के बातचीत चल रही है। कामकाज बताया जा रहा है कि चल रहा है चयन बोर्ड में और आने वाले दिनों में इन्हें संतुष्ट करने के लिए, इन तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं इनकी मांगों को पूरा करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी दिन रात एकजुट है और सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरीके से जल्द इस मसले को खत्म कराया जा सके, ताकि जो लोकसभा चुनाव से पहले जो सरकार ने जो कमिटमेंट किए थे विधानसभा चुनाव को लेकर के वो पूरे हो सके और लोगों में एक संदेश जा सके कि कर्मचारियों, बेरोजगारों के हितैषी सरकार जो है वो राजस्थान की सरकार है। ऐसा दावा उन्होंने किया था, तो उस दावे पर वो खरा उतर सके। फिलहाल बेरोजगार युवा जो है वो सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार उनकी मांगों को सुने, जल्द से जल्द सुने, ताकि तपती दोपहर में और देर रात को जो है वो तेज थपेड़े देने वाली सर्दी जो है वो उन्हें परेशान कर रही है। और सर्दी के दौरान जो है कई लोग बीमार भी हो चुके हैं, कईयों को चिकित्सा उपचार जो है वो भी दिया जा रहा है, कईयों को निमोनिया होने की शिकायत है, एक व्यक्ति की तो मृत्यु की सूचना भी बताई जाती है।
लेकिन फिलहाल धरना स्थल पर तमाम जो युवा अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के जुटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। बिल्कुल लवली, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। देखना होगा कि सरकार तक ये जो बात पहुंचाते हैं अधिकारी पहुंचते हैं, इससे बातचीत करने के लिए कैसे समझाइश होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामला और मामले को लेकर के दिल्ली में आपको बता दें कि बैठक स्थगित और आरक्षण मामले को लेकर के कल दिल्ली में बैठक प्रस्तावित। ओबीसी आयोग में कल दोपहर 2 बजे बैठक प्रस्तावित और बैठक में आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का भी बैठक में जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। बीते दिनों हुए समझौते के अनुसार दिल्ली में अब वार्ता होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब दिल्ली में होने वाली बैठक स्थगित और देखिए ये कहा जा रहा है कि अब बैठक कल दिल्ली में प्रस्तावित है। ओबीसी आयोग में कल दोपहर 2 बजे ये बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। तो आरक्षण मामले को लेकर के कल दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण मामला है और जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, ये जो मामला है इसमें बैठक कल प्रस्तावित बताई जा रही है, कौन कौन इसमें शामिल होगा और क्या अभी जानकारी है, कितने बजे कल ये बैठक शुरू होगी? आयुषी देखिए, भरतपुर और धौलपुर के जो जाट हैं वो लंबे समय से आरक्षण को लेकर आंदोलनरत है। इसको लेकर विगत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक कमेटी का भी गठन किया था, जिसमें मंत्री कैलाश चौधरी, अविनाश गहलोत और जो विधायक डॉक्टर शैलेंद्र और इसी के साथ साथ में जो जगत सिंह है, इन्हें कमेटी में यहाँ पर शामिल किया गया था। जिसके बाद में दिल्ली में होने वाली ये जो बैठक थी ओबीसी आयोग की, वो अब स्थगित यहाँ पर कर दी गई है। इस तरीके की जो खबरें आ रही है, कल ये जो दोपहर 2 बजे यहाँ पर बैठक होनी थी दिल्ली में, जिसमें आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक नेम सिंह फौजदार अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर इसमें बैठक में मौजूद रहने वाले थे। इस तरीके की खबरें आ रही कि जो अब ये जो बैठक रहने वाली थी वो कल नहीं हो पाएगी, यानी अब आगामी जो तारीख है वो यहाँ पर मुकर्रर यहाँ पर की जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भरतपुर और जो धौलपुर के जो जाट हैं उनके जो आरक्षण का मामला है, अब उसमें कहीं ना कहीं और यहाँ पर देरी यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से इस पूरे मामले के अंदर कमेटी का गठन किया गया था। विगत दिनों खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जब भरतपुर पहुंचे थे तो उन्होंने यहाँ पर जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं उनसे बात करी थी। इस पूरे मामले के अंदर केंद्र सरकार के सामने भरपूर तरीके से यहाँ प्रभाव यहाँ पर पक्ष रखने की बात कही गई थी, लेकिन जो कल होने वाली बैठक है अब वो स्थगित यहाँ पर की गई है। ठीक है रोशन, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, जयपुरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण। आपको बता दें कि RMSCL MD नेहा गिरी जयपुरिया अस्पताल पहुंची और दवाओं की उपलब्धता को लेकर के उन्होंने जायजा लिया है। तो अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया है, दवाओं की उपलब्धता का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। आपको बता दें कि RMSCL MD नेहा गिरी जयपुरिया अस्पताल पहुंची, जहां पर वो दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेती हुई, जायजा लेती हुई देखिए RMSCL MD नेहा पहुंची हैं। और देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो अचानक से पहुंच गई निरीक्षण करने के लिए और वहां पर दवाओं का जायजा लेते हुए, उपलब्धता है कि नहीं है इस बारे में वो देखिए जानकारी लेते हुए दिखी। सबसे पहले तस्वीर भी हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए नेहा गिरी पहुंची जहां पर वो दवाइयों की बारे में जानकारी लेते हुए, ये औचक निरीक्षण था। RMSCL MD नेहा गिरी जयपुरिया अस्पताल पहुंच करके दवाइयों का जायजा लेती हुई आपको दिख रही हैं। दवाओं की उपलब्धता का उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ ये कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं था। अचानक से वो देखिए पहुंची जयपुरिया अस्पताल, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। तो अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, कैसे वहां पर लोगों को जो है फैसिलिटीज दी जा रही है, उन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए नेहा गिरी जयपुरिया अस्पताल पहुंची। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, वो दवाओं की उपलब्धता का जायजा ले रही हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं अस्पताल का, वो भी देखती और परखती हुई नजर आई। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए नेहा गिरी हैं जो आपको नजर आ रही हैं, उनके साथ कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं और वो औचक निरीक्षण करती हुई दिख रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है, क्योंकि उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सोमवार को कतर ने रिहा कर दिया, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया। और आपको बता दें कि इनमें से 7 आज सुबह भारत लौट आए हैं और भारत ने कतर की अदालत के जरिए 8 भारतीय नागरिकों को रिहा किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। खाड़ी देश की अदालत की तरफ से जब मौत की सजा का ऐलान किया गया था तो भारत ने अपने कूटनीतिक चतुराई पेश करते हुए इसके खिलाफ अपील की थी। इसका फायदा भी देखने को मिला था, क्योंकि 28 दिसंबर 2023 को भारत की अपील को ध्यान में रखते हुए 8 नागरिकों को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के ऊपर पूरे विश्व की निगाह है। पूरा विश्व उनका सम्मान करता है और उनकी बात को गंभीरता से लेता है। और जितनी माननीय मोदी जी की प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने अधिकांश देशों को अपने विश्वास में लिया है। और इसी का परिणाम है कि कतर में जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उनको अधिकांश को वहां की अदालत ने या राष्ट्राध्यक्ष ने दोष मुक्त कर दिया है और वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसलिए माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर ये देश में सिद्ध हुआ है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भारतीय संकट में है तो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसके साथ खड़ी है। कतर में जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था और जो बड़े कानूनी पचड़े में फंस गए थे, भारत सरकार के दबाव के कारण, नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति के कारण से उन सबको रिहा करने का आदेश, ये मजबूत भारत की एक पहचान है। मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। अब कोई भारतीय दुनिया के किसी कोने में असुरक्षित नहीं। इस बात में फिर एक बार इस बात को 22 जो बाल अपचारी हैं वो भागे हैं और दीवार में सुराख कर भाग निकले ये बाल अपचारी ट्रांसपोर्ट नगर में सेठी कॉलोनी में बाल सुधार गृह है। गंभीर आपराधिक मामलों में निरुद्ध थे ज्यादातर बाल अपचारी और पुलिस भागे हुए बाल अपचारियों की तलाश कर रही है। एक बाल अपचारी को वापस पकड़ने की भी जानकारी सामने आ रही है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर दीवार में सुराख करके जो बाल अपचारी हैं वो भागे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में सेठी कॉलोनी में बाल सुधार गृह है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, 22 बाल अपचारी जो कहे जा रहे हैं भागे हैं और इनमें से अभी एक को पकड़ा भी गया है, क्या कुछ जानकारी? कैसे उन्होंने ये सुरंग बनाई, सेंध लगा करके कैसे भागे? देखिए, ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सेठी कॉलोनी में बाल सुधार गृह और वर्षों से यहीं पर जो बाल अपचारी होते हैं, जो बड़े जो गंभीर आपराधिक मामले होते हैं, उनको यहाँ ऐसे बाल अपचारियों को यहाँ पर निरुद्ध करके रखा जाता है। और यहीं पर आधी रात को जो करीब 22 बाल अपचारी बताए जा रहे हैं, ये लोग वहां से भाग निकले थे। और अब तक की जानकारी में सामने आया कि कुछ दीवार में जो सुराख पुलिस को मिले हैं, उसके अलावा स्टोर रूम की जो खिड़की की जो जालियां होती है वो भी पुलिस को कटी हुई वहां पर मिली है। और इसी में से होकर के ये जो 23 बाल अपचारी हैं वो भाग निकले आधी रात को। इनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर है, वहां जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भागने वाले जो बाल अपचारी हैं, ये सभी गंभीर आपराधिक मामलों जैसे डबल मर्डर, गैंग रेप, दुष्कर्म और कई जो लूट डकैती की जैसी घटनाओं में ये लोग निरुद्ध थे। इनमें से ऐसे भी बाल अपचारी है जो कि कानून तो बाल अपचारी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उम्र जो है उनकी 18 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में ये पहला मौका नहीं कि बाल सुधार गृह से पहली बार कोई बच्चे भागे हो या फिर वहां पर कोई मर्डर की वारदात हुई हो। इसके पहले भी गंभीर आपराधिक वारदातें इस बाल सुधार गृह में होती रही है, बच्चे यहाँ से भागते रहे। ऐसे में लापरवाही जो है वो सबसे अहम है कि कई घटनाएं होने के बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता नहीं किए जाते बाल अधिकारिता विभाग की ओर से, जिसको देखने की जो है सरकार को या प्रशासन को काफी जरूरत है। लेकिन पुलिस वहीं अपना अहम रोल निभाते हुए बाल अपचारियों को पकड़ने का या उनको वापस लाने का प्रयास कर रही है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव, एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी मौके पर है, ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी जुल्फिकार मौके पर है। और बताया जा रहा है कि गार्ड भी यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन गार्ड को भनक न मिलना
उसे पता न चलना, ये बड़ी एक सुरक्षा में एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल विष्णु, ये पुलिस के व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया पहले भी भागे हुए हैं, तो अब देखना होगा पुलिस कैसे इस मामले में जांच पड़ताल करती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पानी की टंकी पर रेप पीड़िता के चढ़ने का मामला सामने आया है। 3 घंटे के बाद रेप पीड़िता को टंकी से नीचे उतारा गया है। 3 से 4 पुलिसकर्मियों ने महिला को जबरन उतारा है। रेप पीड़िता और उसके पति को थाने पुलिस ले गई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी पर रेप पीड़िता के चढ़ने का यह पूरा मामला है और काफी देर तक समझाइश की गई है और पीड़िता को अभी नीचे उतार लिया गया है, जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम तस्वीर आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये पीड़िता पानी की टंकी पर चढ़ गई और यहां पर देखिए गुहार लगाती हुई नजर आई न्याय की। उसके बाद से यहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, समझाइश करने की कोशिश की गई। उसके बाद से महिला को पानी की टंकी से उतार करके देखिए पुलिस की वैन में बिठाया गया है और तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कि कैसे महिला को सुरक्षित नीचे उतार करके पुलिस की वैन में बिठाया गया और दूसरी तस्वीर पानी की टंकी पर यह महिला चढ़ी और यहां पर उसने देखिए एक अनोखा प्रदर्शन का तरीका निकाला और 3 घंटे बाद रेप पीड़िता को टंकी से नीचे उतारा गया है। तो 3 से 4 पुलिसकर्मियों ने महिला को जबरन उतारा है। रेप पीड़िता और उसके पति को थाने पुलिस ले गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहां पर जबरन 3 से 4 पुलिसकर्मी पीड़िता को नीचे लेकर के आते हैं, पुलिस की वैन में बिठा रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है। इस महिला ने 16 जनवरी को सिकंदरा थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे ये महिला परेशान थी और आज सुबह करीब 7 बजे ये पानी की टंकी पर चढ़ गई। दौसा शहर में ही बांकड़ी रोड पर ये पानी की टंकी थी, जहां पर ये चढ़ गई, जिसके बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी देर समझाइश की गई। 3 घंटे तक लगातार समझाइश का दौर चलता रहा, लेकिन महिला मानी नहीं और पानी की टंकी से नहीं उतरी। इसके बाद पुलिस ने टंकी के चारों ओर जाल भी लगवाया, आपदा प्रबंधन की टीमों को बुलाया और उसके बाद में पुलिस के अधिकारी इस महिला को बातों में उलझाते रहे और 3 से 4 पुलिसकर्मी ऊपर पानी की टंकी पर चढ़े और इसको जबरन पकड़ के नीचे उतारा है। अब इसको अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ले जाया गया है, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसको आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी पूरे मामले की में दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल उच्च अधिकारियों से जांच की जा रही है, क्योंकि पहले इस पूरे मामले की जांच मानपुर डीएसपी कर रहे थे, लेकिन अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के स्तर पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। अब पीड़िता के बयान वापस दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी का भरोसा इस पीड़िता को पुलिस ने दिया है। ठीक है आशीष, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा ये तो आपने बताया, लेकिन इसमें क्या महिला का भी कोई बयान सामने आया है? इससे बातचीत करने की कोशिश की गई कि एग्जैक्टली इसके साथ हुआ क्या और अभी आरोपी की क्या कंडीशन, उसको पकड़ा गया है, पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, जो पीड़िता ने जो 16 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था उसका कहना था कि वो खेत की रखवाली करने गई थी। इसी दौरान गांव के ही 3-4 जो अन्य लोग थे उन्होंने इस महिला के साथ दुष्कर्म किया, इस तरह का इसका आरोप है। और ये अपने आरोपों पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का भी आरोप लगा रही है कि पुलिस ने 1 माह हो गए हैं, न्यायालय में भी इसने बयान दर्ज करा दिए हैं सीआरपीसी की धारा 164 के तहत, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इधर पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किसी भी जब तक दोषी नहीं होंगे, जब तक कोई पुख्ता सबूत आरोपियों के खिलाफ नहीं मिले, तब तक गिरफ्तारी करना संभव नहीं था। ऐसे में पुलिस का कहना है कि शीघ्र इस पूरे मामले में जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ बिल्कुल आशीष, देखिए पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी और पूछताछ की जाएगी। अब देखना होगा कैसे कार्रवाई आगे बढ़ती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। परिवहन विभाग की बैठक शुरू हो चुकी है। परिवहन मुख्यालय में विभागीय बैठक शुरू हुई है। परिवहन आयुक्त ये बैठक ले रही हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर के आरटीओ बैठक में मौजूद हैं और बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा जारी है। तो परिवहन विभाग की ये बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक, परिवहन मुख्यालय में विभागीय बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि परिवहन आयुक्त ये बैठक ले रही हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, परिवहन बैठक यहां पर अब शुरू हो चुकी है।
टोंक के पीपलू से बड़ी जानकारी आपको दे दें। कलेक्ट्रेट से बनाई टीम का औचक निरीक्षण। आपको बता दें कि बीईओ कार्यालय सीएससी का औचक निरीक्षण किया गया। उपकोष कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय का भी निरीक्षण हुआ है और टीम के पहुंचते ही भागते दौड़ते लोग और जो कर्मचारी हैं वो दिखे हैं। पीपलू में कई कार्यालयों से रजिस्टर भी जब्त किए गए हैं। तहसील एसडीएम कार्यालय से उपस्थित रजिस्टर जब्त हुए हैं और दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही टीम पहुंची वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए तो जो कर्मचारी है वो भागते हुए नजर आए, भगदड़ मच गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, कलेक्ट्रेट से बनाई गई टीम का ये औचक निरीक्षण और जैसे ही टीम पहुंची वहां पर भगदड़ मच गया, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक जिले के पीपलू में कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के निर्देश पर ये एक कलेक्ट्रेट से टीम बनाई गई थी, उसका औचक निरीक्षण था। जैसे ही कलेक्ट्रेट से बनाई गई टीम पीपलू पहुंची, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के रजिस्टर है वो जब्त करने के लिए, तो जो देरी से आए या जो बाहर बैठे थे या दूसरी जगहों पर जिन्होंने साइन नहीं किए रजिस्टर पे, वो भागते दौड़ते हुए नजर आए। और थोड़ी देर बाद कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा भी पीपलू पहुंची है। एसडीएम कार्यालय का फिलहाल अभी निरीक्षण कर रही है। इसके बाद में सीएचसी जो है अस्पताल, उसका भी निरीक्षण करेगी और लगातार जिले में जो ये टीम बनाई गई है कलेक्ट्रेट से कलेक्टर के निर्देश पर, वो टीम अलग अलग उपखंडों में समय समय पर जाकर के निरीक्षण करती है। और जिस तरह से कुछ दिनों पहले प्रशासनिक विभाग की टीम टोंक में आई और रजिस्टर जब्त करके जांच की, उसी थीम पर, उसी प्रक्रिया के तहत ये जो कलेक्ट्रेट की टीम है वो उपखंड कार्यालयों में जाकर के और एक मैसेज देने की कोशिश ये है कलेक्टर की ओर से कि लेट आने वाले जो कर्मचारी हैं उनको सख्त किया जाए। साथ ही साथ में निरीक्षण भी किया जाता है जिसमें सफाई, फाइलिंग और जो रिकॉर्ड संग्रहण की जो सुविधाएं हैं सरकारी कार्यालयों में, उसको लेकर निर्देशित किया जाता है कि जितना भी काम है वो सारा ऑनलाइन किया जाए, व्यवस्थित हो और साफ सफाई जो है वो कार्यालयों में हमेशा हो। कलेक्टर अभी एसडीएम कार्यालय पीपलू में है और कार्यालय का निरीक्षण कर रही है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डूंगरपुर एनओसी के बाद अब सामने आया पट्टों का घोटाला। डीएलबी ने संदिग्ध 10 पट्टों की रिपोर्ट मांगी है। नगर पालिका के कार्मिकों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है। रुपए लेकर के एनजीटी को ताक पर रख करके पट्टे बांटे गए। जांच में नगर पालिका सभापति पर भी गाज गिर सकती है। तो पट्टों का घोटाला भी सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको माउंट आबू से दे रहे हैं। नगर पालिका के कार्मिकों की संदिग्ध भूमिका बताई जा रही है। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं के दाम बढ़ने से रोकने के लिए एक बार फिर से गेहूं की स्टॉक लिमिट घटा दी है। गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल प्रभाव से थोक व्यापारियों, बड़ी रिटेल और प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट को आधी कर दी गई है। इससे पहले 8 दिसंबर 2023 को लिमिट घटाई थी। तब सरकार ने स्टॉक लिमिट को 2000 टन से घटा करके 1000 टन कर दिया था। अब इसे घटा करके 500 टन कर दिया गया है। प्रत्येक खुदरा कारोबारी अपने आउटलेट पर पहले की तरह 5 टन गेहूं की स्टॉक रख सकेगा। हालांकि बड़े रिटेल चेन गेहूं का कम स्टॉक रख पाएंगे। पहले इनको प्रत्येक आउटलेट पर 5 टन गेहूं और सभी डिपो पर 1000 टन गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति थी, लेकिन अब प्रत्येक आउटलेट पर तो पहले जितना 5 टन स्टॉक रख सकते थे, सभी डिपो पर अब 500 टन स्टॉक की रखने की अनुमति होगी। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी का ग्राम परिक्रमा अभियान शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि गांव चलो अभियान के बाद बीजेपी का ये नया अभियान है। आज से बीजेपी का ग्राम परिक्रमा अभियान शुरू होने जा रहा है और 1 महीने तक गांवों पर पार्टी फोकस करने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। अब देखिए, 1 महीने तक गांवों में ये जो है पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे। गांवों पर पूरा फोकस रहने वाला है। तो ग्राम परिक्रमा अभियान की शुरुआत आज से बीजेपी करने जा रही है। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी कड़ी में पहले गांव चलो अभियान चलाया गया और अब ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज होने जा रहा है।
सोमवार से बीजेपी पूरे देश में इसकी शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान के संगठनात्मक 44 जिलों से भी यात्रा का शुभारंभ होगा, जहां गाय, हल, ट्रैक्टर और दूसरे कृषि यंत्रों की पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस यात्रा में ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर लोकसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। किसान का सम्मान हो, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसान की समृद्धशालीता के लिए पूरा का पूरा एक कार्य संपूर्ण देश में किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार राजस्थान और केंद्र की सरकार मिलकर के राजस्थान के किसानों को वैभव संपन्न बनाने के लिए, समृद्धशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से करेंगे, जिसके तहत ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के 2.25 लाख गाँव में जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सुकरताल से ग्राम परिक्रमा यात्रा का 12 फरवरी को शुभारंभ करेंगे। राजस्थान के 44 जिलों में ये यात्रा एक साथ 12 फरवरी को प्रारंभ होगी। गांवों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल रहा है। ऐसे में ग्राम परिक्रमा यात्रा में न सिर्फ किसान और ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी, बल्कि गांव के विकास के एजेंडे पर भी रणनीति तय होगी। इसके अलावा सभी देवताओं के स्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान की 11,152 ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलेगा। सोमवार से शुरू होने वाली ग्राम परिक्रमा यात्रा देश के करीब 2.25 लाख गाँव में जाएगी, जहां किसानों को केंद्र की किसान और कृषि क्षेत्र के उत्पादन के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, डिजिटल भुगतान, स्वच्छता अभियान, वोकल फॉर लोकल, घरेलू पर्यटन और जैविक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन जिस तरह गांव चलो अभियान के बाद ग्राम परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, उससे साफ है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को पूरी तरह साधना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर झालावाड़ के दौरे पर रहे। उन्होंने उंडल गांव में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट का औचक निरीक्षण किया और प्लांट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने लगातार कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की इकाइयों में आ रही तकनीकी खराबी को लेकर के भी चीफ इंजीनियर समेत अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया। तो वही कर्मचारियों के उपस्थित रजिस्टर को मंगवा करके कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जांच की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के प्रयासों से कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे भविष्य में विद्युत उत्पादन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पानी है, हम परीक्षण करेंगे। हमारे केंद्रीय कोल मंत्री से, प्रहलाद जी जोशी से हमारी मुलाकात हुई थी। उनका सुझाव था कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कोल को ट्रांसपोर्ट करके और कोई 1500-2000 किलोमीटर लेके जाते हैं, उसके बजाय जहाँ कोयल माइन से वहाँ प्लांट लगा करके और अगर बिजली का हम ट्रांसमिशन करें, शायद वो कम लागत में हमें यहाँ पहुँच सके। उसका हम परीक्षण करवा रहे हैं। अगर हमें कोल इंडिया के साथ जेबी करके कम लागत में वहाँ से अगर बिजली मिलेगी तो हम वही प्लांट लगा, मतलब यहाँ की बिजली हो जाता है ना, ट्रांसमिशन के थ्रू आ जाती है। अगर उसमें लागत कम आएगी तो फिर हम चाहेंगे कि वहाँ बन जाए, और अगर लागत वही पड़ रही है तो हम यहाँ बनाना चाहिए। बीकानेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, श्री डूंगरगढ़ में दर्दनाक सड़क का हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बाइक और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में एक युवक की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया गया है। तो करौली जिले में माइनिंग के अकूत भंडार, 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में आयरन के भंडार। आपको बता दें कि हिंडौन सिटी के पास गांवों में ये अकूत भंडार है और 840 मैट्रिक टन आयरन की संभावना जताई जा रही है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के संकेत भी मिले हैं। करौली में निवेश, रोजगार व राजस्व के अब नए अवसर खुलेंगे। स्टील, सीमेंट उद्योग सहित अन्य उद्योगों को भी पंख लगेंगे। माइनिंग ब्लॉकों की कंपोजिट लाइसेंस के नीलामी की तैयारी की जा रही है। चुंबकीय प्रकृति के मैग्नेटाइट और नॉर्मल हेमेटाइट आयरन ओर के भंडार हैं और करौली के खोड़ा, डेड्रोली, टोडुपुरा और लिलोटी गांवों में आयरन के ब्लॉक्स हैं।
रेलों में महोत्सव का आयोजन 4 दिन तक चलेगा। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज पोखरण में मरु महोत्सव का सफल आयोजन करवाने को लेकर के खुद गंभीरता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पोखरण को पर्यटन के मानचित्र पर जगह दिलाने के लिए जैसलमेर की तर्ज पर पोखरण में भी 1 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष नवाचारों के साथ होने वाले आयोजनों को लेकर आमजन में उत्साह नजर आ रहा है। यही नहीं, क्षेत्र के लोहारकी गांव में भी इस साल मरु महोत्सव की संज्ञा पर कार्यक्रम होगा, जिससे रेतीले दौरों को पहचान मिलेगी। प्रशासन की ओर से महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा कर दी गई है। बाड़मेर पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने और पलायन को रोकने के मकसद से पाक बॉर्डर पर आपड़ो रन आपड़ो थार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले बाड़मेर शहर के मल्लीनाथ सर्किल से वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कनाना व सनावड़ा का भव्य गैर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, भवई नृत्य सहित विभिन्न मारवाड़ की लोक सेवा कलाओं का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर में रणजी मैच का घमासान जारी है। राजस्थान और सौराष्ट्र के बीच मुकाबला जो है वो जारी है। चौथे दिन के खेल सौराष्ट्र को 305 रनों की बढ़त मिली है और सौराष्ट्र के 328 के जवाब में 257 पर राजस्थान सिमटा था। आपको बता दें कि सौराष्ट्र ने 6 विकेट पर 234 रन बना करके ये पारी घोषित की और सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।